अमेरिकी बाजारों में तेज रफ्तार जारी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे डाउ और S&P। यूरोप में भी 2% तक का उछाल। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत और एसजेक 50% ऊपर। दरों पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का फैसला आज शाम। बॉन्ड खरीद प्रोग्राम को 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है ECB। साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया के बाद अब टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने लिखी शेयर धारकों को चिट्ठी। ग्रुप कंपनियों की EGM में उनसे मांगा समर्थन। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के शेयर की आज होगी जोरदार पिटाई। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बेचने की डील हुई रद्द, नतीजों से भी निराशा। नोटबंदी के असर पर आज मुख्यमंत्रियों के पैनल की है बैठक। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू करेंगे अध्यक्षता। RBI गवर्नर और बैंकों के प्रमुख भी होंगे शामिल। फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स के IPO का आज आखिरी दिन। अब तक 61% बढ़ा। प्राइस बैंड 426 से 428 रुपीज के बीच। हिंदुस्तान की क्रेडिट पॉलिसी तो हो गई, अब है आज ECB की बैठक और आगे फेड की मीटिंग। इससे पहले ग्लोबल मार्केट से जबरदस्त तेजी में और FIs की खरीदारी के आंकड़े फिर से। तो कल के उतार चढ़ाव के बाद मजबूती आज कितनी आगे बढ़ेगी, बड़ा सवाल। और क्या लेवल्स होंगे अब टारगेट के तौर पर, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले और ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वागले साहब, आपका स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बेहतरीन तेजी हो रही है। SGX निफ्टी करीब करीब 70 अंक ऊपर। S&P और डाउ ने फिर से नया रिकॉर्ड अमेरिका में जड़ा है। और यूरोप के मार्केट्स भी देखिए, इटली की दिक्कतों को भूल चुके हैं और वहां पर हर रोज रैलीज देखने को मिल रही हैं। तो भारतीय बाजार लगता है कि कल जो गवर्नर साहब ने डिसअपॉइंट किया, उसको भूलकर अब ग्लोबल मार्केट्स की चाल पर नाचेंगे। कोई डाउट नहीं, हमारे लिए ज्यादा अहमियत वाले संकेत दुनिया भर के हैं। हमारी अपने इसमें कोई डाउट नहीं कि पॉलिसी अगर अच्छी होती तो 8,300 तक पहुंचते। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो कल के सेशन में हेमंत दिखी वो ये कि खराब पॉलिसी, मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूट्रल पॉलिसी, खराब पॉलिसी होने के बावजूद बाजारों ने उन अहम लेवल्स को नहीं तोड़ा जो तोड़ सकते थे। ये एक बहुत बड़ा संकेत कल के सेशन से मिला। और वो दो अहम लेवल कौन से थे? 18,150 के नीचे बैंक निफ्टी का टिकना और 8,075 कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉप लॉस था, वो टूटा नहीं। देखिए, इतनी खराब खबर होने के बावजूद 8,077 का लो बनाया, तो क्लोजिंग आपने उसके ऊपर दी है। 18,150 के ऊपर क्लोजिंग दी। हालांकि 17,950 का बैंक निफ्टी का लो है, लेकिन वो लो खाली छूकर आया था, स्क्रीन पर नजर नहीं आया। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि डाउन बट नॉट आउट। तो कम से कम कल के बाजारों में जो कमजोरी हुई वो लिमिटेड थी। और इससे एक सबसे बड़ा संकेत क्या मिलता है कि बाजारों की चाल अभी भी बदली नहीं है। रेंज बाउंड ट्रेड में पॉजिटिव बायस के साथ जो कारोबार होता दिख रहा है वो होगा। तो अब आज के बाजार के लिए रेंज थोड़ी सी छोटी कर लें। कल 8,050 8,250 की थी, आज नीचे की तरफ 8,050, ऊपर की तरफ 8,200। दूसरा, उतार चढ़ाव अब बढ़ने वाला, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं जिस तरह के डेटा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और FIs की खरीदारी का सहारा बाजारों को फिर से मिलेगा और इससे बाजार मजबूत होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दो ट्रेड बनेंगे। पहला, सिंपल खरीदारी करें निफ्टी में, कल के लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। वही स्टॉप लॉस है 8,075। जब कल नहीं टूटा तो आज क्यों टूटेगा? तो 8,075 आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ मैं टारगेट बड़े एग्रेसिव नहीं दे रहा हूं, कल ही के लेवल दे रहा हूं 8,150 और 8,190। जनरली मैं राउंड फिगर में टारगेट देता हूं, लेकिन कल का जो हाई है 8,190 का, वो आज टारगेट देने का मन है, इसलिए मैंने 8,200 से थोड़ा सा नीचे टारगेट दिया। दूसरा तरीका एक और हो सकता है निफ्टी पर ट्रेड करने का, वो है 8,200 के आसपास शॉर्ट बनाए, 8,250 का स्टॉप लॉस रखें और 8,150 का टारगेट 50 पॉइंट के लिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूं शॉर्ट बनाने की, कि देखिए कल यूरोप 2% चढ़कर बंद हुआ। आज ECB की बड़ी बैठक है और किसी तरह की खराब खबर की वहां से भी उम्मीद नहीं है, पॉजिटिव खबरों की उम्मीद है। तो हो सकता है सेकंड हाफ में आपको यूरोप में अगर थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी का संकेत मिले, या आज की बैठक के बाद कल यूरोप थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखे, या प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, क्योंकि ये सारे बाजार काफी तेजी से भागे। तो एक शॉर्ट कॉल लेने में हर्ज नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है। जब मैं कह रहा हूं उतार चढ़ाव के साथ सेशन होंगे तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। लेकिन हाँ,
फिर भी अगर आपको एक ही डायरेक्शनल कॉल लेना है तो वो बाय ऑन डिप्स का, गिरावट में खरीदारी का, तेजी की तरफ का रखना चाहिए अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते तो। बैंक निफ्टी ये ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बैंक निफ्टी को खराब होना था तो कल बहुत अच्छा दिन था, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे में 18,150 18,650 बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज अब भी बरकरार है। तो सिंपल ट्रेड तो ये है, कम रिस्क के साथ 18,150 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 18,400 18,500 के इंट्राडे टारगेट के लिए तेजी कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि 18,500 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 150 पॉइंट ऊपर 18,650 पर स्टॉप लॉस लगाइए 18,300 के टारगेट के लिए। तो बैंक निफ्टी भी आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके देगा। सेक्टर्स जो मैंने चुने आज के लिए, मेटल्स मजबूत दिख रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखेगी और हाई बीटा मिड कैप्स मुझे लगता है यहां पर एक्शन बढ़ने वाला, तो आज वहां नजर होनी चाहिए। नेगेटिव साइड पर अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी है कमजोर होने, तो फार्मा शेयरों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा ना हो। बिल्कुल, फार्मा कंपनियों के लिए खराब खबरें हैं और उस खराब खबरों पर हम विस्तार से आपको जानकारी भी देंगे। लेकिन ईसीबी की बैठक जो आज बाजार बंद होने के बाद होगी, 4 बजे 5 बजे के आसपास उसका आउटकम आएगा। वहां से एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 6 महीने के लिए बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मार्च 2017 में वो जो बॉन्ड परचेज योजना का समय था वो खत्म हो रहा है, उसको 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है इटली के रेफरेंडम के बाद। तो ये इवेंट है जो जिस पर सारे बाजारों की नजर बनी हुई है। लेकिन वागले साहब की नजर कहां पर है, वो आज मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे, चलिए जानते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कल जो चार्ट्स का पैटर्न बिगड़ा है उसके बाद क्या मूड खराब हुआ है आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल बिगड़ गया है। अनिल जी ने जो 2 ऑप्शन दिए, मैं दूसरा वाला लूंगा। ऊपर में नियर 8170 वगैरह बेच के चलने का, 8193 मतलब आपको सिर्फ 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना है। 8200 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा व्यू चेंज होगा। ओके, बट इतना इजीली कल जो हुआ, यस रिकवरी भी अच्छा हुआ बट डैमेज तो हुआ है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। और बैंक निफ्टी विल लीड अगेन। बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस है। मेरा 17,700 का टारगेट है 2-3 दिन का और 18,550 का स्टॉप लॉस है। निफ्टी में 8193 स्टॉप लॉस होगा, 8050 का टारगेट होगा। ओके, तो कल के बड़े कट के बाद जो 2:30 बजे के बाद आया उसके बाद थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज तेजी की साइड भी पैसा बनाने का मौका मिलेगा और मंदी की साइड भी? आपको बता दूं 2 बाय और 2 शॉर्ट कॉल्स हैं वागले साहब के, वो हम थोड़ी देर में उनसे पूछेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज हो रही है, FIIs वापस आ रहे हैं और कल भी देखिए छोटा ही सही लेकिन बाय का फिगर करीब करीब 200 करोड़ रुपए की बाइंग कैश मार्केट में, ये बड़ी राहत देने वाली है। नहीं, कल के डेटा परसों से बेहतर है और वो इसलिए बेहतर है हेमंत कि कल के मार्केट को देख के खराब हो सकते थे डेटा, और एक दिन के डेटा के बेसिस पर हम ये भी नहीं कह सकते कि FIIs खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। और कल पॉलिसी निराश करने वाली थी, तो अगर देखिए पॉलिसी से निराश होकर बेचना है तो सबसे ज्यादा किसको बेचना है? FIIs को ही बेचना है। लेकिन FIIs नहीं बेच रहे हैं बल्कि आंकड़ा खरीदारी का आता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी हुई हो। सामने स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने 350 करोड़ के बेचे, 200 करोड़ के कैश में खरीदारी की, सामने स्टॉक फ्यूचर्स 350, तो नेट स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, खरीदारी नहीं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 200 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कल के बाजार को देखते हुए डेटा बहुत पॉजिटिव, पहली बात, और इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है बजाय इसके कि कल की कमजोरी से मैं घबराऊं। जब अगर यही डेटा आज मुझे नेगेटिव दिखता फिर से FIIs का और इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली होती है तो मैं ये कहता कि नहीं, खरीदारी नहीं करनी है। और नहीं आपको SGX निफ्टी 60 ऊपर भी दिखता था। ठीक बात तो बड़े दिनों बाद सिंगापुर वाले ट्रेडर समझदारी के साथ सही जगह खुलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक संकेत है। तो उस लिहाज से ये सबसे बढ़िया चीज है। दूसरी बात FIIs के डेटा में एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो समझने की जरूरत है, वो ये कि FIIs की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में जो तेजी की पोजीशन बनी है वो निफ्टी में बनी है, बैंक निफ्टी में नहीं। इसलिए बैंक निफ्टी 18,150 को होल्ड करना बहुत जरूरी है, उसके नीचे बंद ना हो, ये बेहद जरूरी है। तीसरी बात, जब इंडेक्स फ्यूचर्स FIIs खरीद रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा के, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत तेजी के मूड में आ गए हैं, उनकी हेजिंग है। और कहां है? 500 करोड़ के कल ऑप्शंस खरीदे हैं और इस ऑप्शंस में आप देखिए ज्यादा पुट ऑप्शंस में पोजीशन बनती हुई दिखिए। तो FIIs क्या कर रहे हैं? कैश में चुनिंदा खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बहुत बिकवाली कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी देखिए ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग है, निफ्टी खरीदना है, बैंक निफ्टी बेचना है, और इन सबको हेज करने के लिए सीधा सीधा इंडेक्स शॉर्ट नहीं करके आप ऑप्शन में पुट ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो FIIs के डेटा छोटे छोटे हैं लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड, और इस वजह से हम क्या करेंगे, 1-2 दिन और डेटा देखेंगे आज और कल के,
ये डेटा अगर इसी तरह के 100-200 करोड़ की भी खरीदारी के आते दिखते ना, तो फिर अगले हफ्ते जो वागले साहब जो कह रहे थे कि 8,300 पार होते ही मार्च के पहले नया हाई वो होगा। बिल्कुल, और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी फिर तो। चलिए वागले साहब से पूछते हैं आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो खरीदारी और बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। उसके बाद संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनको मार्केट में क्या सबसे अच्छा लगता है। बताइए वागले साहब। हेमंत, पहले आप उनको बोलिए आपके मुंह में घी शक्कर। 8,300 के लिए आज का मेरा व्यू गलत जाए और हम नए हाई की तरफ जाए, इससे बेटर कुछ चीज हो नहीं सकती। लेकिन आज मैं बेच के चलूंगा, वो भी मेरा टॉप कॉल होगा बैंक। वैसे वन वे फॉल तो नहीं आएगा, मैं मानता हूँ। निफ्टी और ये अलग अलग चलेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स चलेंगे। तो मैंने 2 बाय 2 सेल दिए हैं। पहला होगा सेल इन द बैंक ऑफ बड़ौदा, 162 का स्टॉप लॉस, 150 का टारगेट, 2 या 3 दिन का व्यू है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। बीपीसीएल में लास्ट 1 आवर में जो बाइंग आई है मुझे लगता है आज कंटिन्यू होगी, तो इसमें मैं बाय करके चलूंगा। स्टॉप लॉस होगा 615, टारगेट होगा 651। तो एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना 8,200 8,250 तो वो रेंज है जहां बेचना चाहिए, वहां मैं भी सहमत हूं। क्योंकि अगर बहुत गैप से खुल जाए वहां पहुंचे, क्योंकि 8,100 पर बंद हुए तो थोड़ी सी जगह है, उस लेवल पर तो बेचना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। चलिए जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे हम जानेंगे उनको कौन से स्टॉक सबसे अच्छे लगते हैं। लेकिन बात करते हैं हम एफएनओ के डेटा की। ये बताइए कल जो तस्वीर बिगड़ी, जो सुंदर सा चार्ट बन रहा था वो बिगड़ा, उसके बाद क्या ये आंकड़े भी बिगड़े हैं एफएनओ के, क्या कोई चेंज नहीं है? नहीं बदले, नहीं बिगड़े। और खासतौर से हेमंत एक जगह नहीं बिगड़े जहां और ज्यादा बिगड़ सकते तो वो है बैंक निफ्टी। देखिए कल बैंक निफ्टी में 2 लाख शेयर नहीं जुड़े, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट साइड पर ज्यादा पोजीशन बनी है। कल का लो है 17,952 का। अब आज मैं निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी के आंकड़ों का डिस्कस क्यों कर रहा हूं, और वो सिर्फ इस वजह से कि डायरेक्शन वहां से मिलेगा 2 लिहाज से। एक तो जितने खराब हो सकते थे आंकड़े उतने खराब हुए नहीं, आपने 18,150 के नीचे की क्लोजिंग दी। दूसरा, आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ठीक है। अब वीकली एक्सपायरी में पोजीशंस कहां बनी हुई है बैंक निफ्टी में, नीचे की तरफ 18,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कल देखिए मैं ये शो कर रहा था क्रेडिट पॉलिसी का, जैसे पॉलिसी आई स्क्रीन पे मुझे कहीं 18,000 का लेवल दिखा नहीं बैंक निफ्टी पे, लो दिख रहा है लेकिन स्क्रीन पर नजर नहीं आया। इसका मतलब क्या कि जो स्टॉप लॉसेस थे या जिन्होंने सिस्टम में ऑर्डर्स पंच कर रखे उनके ट्रिगर हुए, एक्चुअल ट्रेड वहां नहीं हुआ। तो एक्चुअल ट्रेड 18,000 के नीचे हुआ ही नहीं। जब कल नहीं हुआ तो आज क्यों होगा? ठीक बात, 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। दूसरी तरफ जो पोजीशंस कल के सेशन में ज्यादा बनी है ऊपर बैंक निफ्टी के कॉल्स में, वो 18,600 और 18,700 पर बनी है। और यही वजह कि 18,650 बीच वाला लेवल मैंने लिया है जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर मैक्सिमम जा सकता है। तो इस लिहाज से आज एक्सपायरी का दिन है, आप देख लेंगे बैंक निफ्टी को 18,000 तोड़ेगा नहीं, 18,400 18,500 पर जाकर रुक जाएगा। ये बड़ा संकेत बैंक निफ्टी से। अब आइए आप निफ्टी में कोई खास पोजीशन बनी नहीं, मुश्किल से 3 लाख शेयरों की, और वहां पर भी मंदी की पोजीशन है नहीं। प्रीमियम जो है वो कम होकर आ गई है 21 पॉइंट पर। पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल लेवल पर है 1.05 पर। 8,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में भी बना हुआ है, 8,000 पर पुट में। यही वजह कि आप जैसे ही 8,000 के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कल आपने 8,077 का लो बनाया, 8,100 के नीचे जाते ही शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है और शॉर्ट सेलर्स को यह लगता है कि मौका मिल रहा है, काट लें। वहीं आप 8,300 के जैसे नजदीक जाएंगे, हालांकि अभी देर है वहां पर जाने में, लेकिन वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मैं ये कहूंगा कि निफ्टी कुछ हद तक नो ट्रेडिंग जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो लेवल से उसे आपको ट्रेड करना है। 8,200 के जितना नजदीक बेचेंगे सेफ रहेंगे, 8,100 या इसके नीचे जितना खरीदेंगे सेफ रहेंगे। तो निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे में बेहतर ये स्टॉक्स पर फोकस करिए। जब निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं ना जाए, डॉलर वीक हो, रुपया मजबूत हो, एफआईज की खरीदारी के आंकड़े आए और बाजार गिरने से इनकार करे, तो फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो एक्शन होगा वो भरपूर होगा। तो आज आपको 2 ही जगह ट्रेड करना है, एक तो वो सारे कैश मार्केट के छोटे छोटे सेक्टर वाले सेक्टर्स, और दूसरा मिड कैप स्टॉक्स जो वायदा कारोबार के। आज भी हम वही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है वहां पर जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखेगी। बिल्कुल। चलिए, तो अच्छी रैली देखने को मिलेगी कई सेक्टर्स में, और वो सेक्टर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में हम आपको बताते हैं जैसे ही बाजार खुलता है 9:15 पर। उससे पहले भी आपको काफी सारे आइडियाज हमारे एक्सपर्ट देंगे। संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको तुरंत बताएंगे कि निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, 5 एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, 5 का पंच, और उसमें बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि निफ्टी पर हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। और राय देखिए आपकी स्क्रीन पर। वैशाली पारिक कह रही हैं प्रभुदास लेदर की तेजी करनी चाहिए। 8140 का टारगेट है, 8050 का स्टॉप लॉस भी। जय ठक्कर कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए, 8045 पर लगाइए स्टॉप लॉस, 8200 तक निफ्टी जाएगा ऊपर, लक्ष्य ये रखना है आपको। और तीसरे एक्सपर्ट की राय आप देखिए, मोहम्मद अमीन कह रहे हैं कि तेजी ही करनी चाहिए। 8190 का टारगेट वो दे रहे हैं, 8080 का स्टॉप लॉस रखिए। 8080 का ही स्टॉप लॉस कुणाल सरावगी का भी है और 8250 का टारगेट उनका भी। वाह। और पांचवें एक्सपर्ट भी देखिए मार्केट पर बुलिश, स्वाति होतकर निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की, वो कह रही हैं 8170 तक जा सकता है, 8060 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो कंसेंसस है देखिए आज 5 के 5 एक्सपर्ट आज भारतीय बाजारों पर बुलिश। और लेवल्स जो नजर आ रहे हैं वो बता दूं आपको, नीचे की तरफ सपोर्ट अहम नजर आ रहा है 8050 से लेकर 8075 की रेंज में। ये है 25 पॉइंट की रेंज अहम सपोर्ट। ऊपरी स्टोर पर 8175 से लेकर 8200 ये पहली रेंज है जहां पर रुकेंगे हम, और इसके पार निकले तो 8250 इन लेवल्स पर नजर रखें तो 8050-75 नीचे की रेंज, 8175 8200 ऊपर की रेंज। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज रहने वाले हैं एक्शन में, आइए देखते हैं 5 का पंच। तमाम फर्टिलाइजर कंपनियां रहेगी एक्शन में और वो होगा पॉजिटिव साइड पर। वजह बता दूं आपको कि कैबिनेट ने सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की है। हालांकि इन कंपनियों ने हाल ही में फर्टिलाइजर के दाम घटाए और दाम घटाने के बाद ये आशंका थी कि इनमें कटौती होगी, लेकिन कल कैबिनेट का बड़ा फैसला, सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां, आरसीएफ, एनएफएल, चंबल, मद्रास फर्टिलाइजर, इन सब के लिए बेहद पॉजिटिव है। और नजर रखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर भी। जी हां, 2 खराब खबरें आई हैं। देखिए मार्केट बंद होने के बाद एक तो इनके तिमाही नतीजों ने निराश किया है, और दूसरा जो ये हिस्सेदारी बेचना चाहते थे इंटरनेशनल पावर सब्सिडरी में, वो हिस्सेदारी बेचने के लिए इनकी बातचीत काफी समय से कंपनी के साथ चल रही थी और वो बातचीत टूट गई है। अब देखना होगा कि किस कंपनी के साथ बातचीत करते हैं और कब तक वो ऑपरेशंस बिकते हुए नजर आते हैं। लेकिन इटली के रेफरेंडम के बाद ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार दबाव में इन्हीं खबरों के चलते बना हुआ है। फिनोलेक्स केबल्स, हेवल्स जैसी कंपनियां रहेंगी एक्शन में, और वजह यह कि 2 हफ्तों में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम 10% बढ़ाए हैं और महंगे कच्चे माल के चलते इन्हें बढ़ाना पड़ा। तो अब ये वैसे देखा जाए तो लग रहा है पॉजिटिव खबर है, लेकिन सावधान रहें। क्यों? 2 वजह। पहला तो ये कि एक तो इनके रॉ मटेरियल के दाम बढ़े, कच्चे माल के दाम बढ़े, इसलिए बढ़ाने पड़े, तो ऐसा नहीं कि बहुत फायदा हो जाएगा। दूसरा ये कि नोटबंदी के बाद डिमांड पर थोड़ा सा असर जो है वो भी इन पर डाल सकता। तो तेजी तो होगी, कितनी और कितनी टिकाऊ ये देखेंगे बिल्कुल। और नजर रखिएगा आज एक और कंपनी पर, वो है डिवीज लैब। आप देखिए 29 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में इनके प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ यूएसएफडीए द्वारा, और यूएसएफडीए ने इनको क्लीन चिट देने के बजाय 5 ऑब्जर्वेशन थमा दिए हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम यूनिट 2 में इस जांच के बाद अभी भी दिक्कतें हैं, ये कहा है यूएसएफडीए ने। तो आज यहां पर दबाव देखने को मिलेगा और तमाम फार्मा कंपनियां, अनिल भी देखिए शुरू में जिक्र कर रहे थे, उन पर प्रेशर देखने को इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा है कि वो यूएस में ड्रग्स की कीमतें जो हैं, दवाओं की जो कीमतें हैं, वो घटाने वाले हैं। तो ये सेक्टर आज प्रेशर में रह सकता है। दवाओं की कीमतें बिल्कुल तो ये सेक्टर आज नुकसान दिखा सकता है, लेकिन फायदा दिखा सकता है एक शेयर, और वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। 13 दिसंबर को होगी बोर्ड बैठक, बायबैक पर किया जाएगा विचार। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ संदीप वागले साहब बने हुए हैं, संदीप जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले, मार्केट में आप तेजी की तरफ हैं या फिर आपको लगता है थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा, और दूसरा कौन से सेक्टर स्टॉक्स हैं जो आपको सबसे पसंद आ रहे हैं इस समय? देखिए मेरे हिसाब से मार्केट में कल बहुत बड़ी न्यूज जो थी वो हो सकता है कि पच गई हो, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी ने पॉजिटिव मूव दिया है और एफआईआईज की भी बाइंग आ रही है, तो सर्टेनली देखिए कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल मूव था आरबीआई के फ्रंट पे, क्योंकि फेड को भी देखना जरूरी है, फिर उनका क्या मूव रहता है, और फिर बॉन्ड यील्ड्स में काफी डिस्काउंटिंग हो चुकी थी, और नोटबंदी का इनफैक्ट सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन अभी इकोनॉमी में चल रहा है वो नोटबंदी का, जो कि मैं पिछले कई शोज में बात करते
आया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े कंफ्यूजन के माहौल में बाकी सारी चीजें स्टेटस क्वो हो चुकी है। जैसे कि जीएसटी की भी मीटिंग थी तो वहां पे नोटबंदी की बातें हो रही थी, और कल भी अगर ये मीटिंग थी आरबीआई की तो इसमें भी कहीं ना कहीं नोटबंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि सारे पॉलिसीज को एक तरीके से स्टेटस क्वो पे ले आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेनली करना भी चाहिए था, और एफआईआईज ने इसको थम्स अप ही दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि बाइंग आई है। और मैं अनिल जी को भी सुन रहा था, और ओवरऑल अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, और जो पीएसयूज की थीम है वो बरकरार हमें इनफैक्ट पिछले 9-10 नवंबर से जब भी शोज आ रहे हैं सब में पीएसयूज की बड़ाई कर रहा हूं और बातें भी कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अभी भी वैल्यू है, लो पी स्टॉक्स है, डिविडेंड यील्ड है। और अब ऐसा लगता है कि फर्टिलाइजर्स एज अ सेक्टर बहुत अच्छा लगने लगा है। सारे स्टॉक्स जिस तरीके से चंबल फर्टिलाइजर 2-3 दिनों से आउटस्मार्ट कर रहा है मार्केट को, और कल भी जब नेगेटिव मार्केट में भी ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिवली बंद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि रबी सीजन की वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर सरकार भी थोड़ा सा एग्री सेक्टर को लेकर थोड़ा और पुश देगी। तो मुझे लगता है कि आरसीएफ, एनएफएल, इन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और क्रूड ऑयल, सर्टेनली देखिए क्रूड ऑयल का एक और, क्रूड ऑयल ने टेक्निकली अगर देखें और कमोडिटी फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल्स देना शुरू कर दी है। तो एक बार हो सकता है कि थोड़े बहुत करेक्शन पे ओएमसीज चले, बट मेरी राय में ओएमसीज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ऑयल इंडिया, केन इंडिया, ये स्टॉक्स बेहतर लगते हैं मुझे, और कहीं ना कहीं ग्रेसिम है, और थोड़ा सा एफएमसीजी और फार्मा की तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें कि गोदरेज इंडस्ट्रीज देखा जा सकता है। एक बात तो जैन साहब जो आपने कही वो परफेक्ट है, फर्टिलाइजर वाली भले 2-3 दिन से चला है, बात थोड़ा सा वो रिस्क हो सकती है कि भाई खबर आ गई तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आए ना आए, लेकिन लगता है सेक्टर ऑफ द डे तो ये हो सकता है, क्योंकि कल देर शाम जो कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि सब्सिडी घटेगी नहीं, और ये बड़ी राहत की बात है इन कंपनियों के लिए। लेकिन मैं ये सोचा था आज जब आप शो में जुड़े हमारे साथ, वो माइकअप हो रहे थे, तो मुझे लगा कि आज तो आप थोड़ा तेजी की बात करेंगे। वैसे एक थोड़ा पिछली बार से आपका मूड सुधरा तो है, पिछली बार आप बहुत मंदी बोल रहे थे, तो अभी थोड़ा जैसे जैसे ये नोट सिस्टम में आ रहे हैं वैसे वैसे मूड थोड़ा ठीक हो रहा है जिन साहब, क्या वो एकदम दोनों से कोरिलेशन करना ठीक है? मूड थोड़ा सा ठीक इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं काफी नेगेटिव इवेंट्स निकल चुके हैं। इटली का इवेंट निकल चुका है, क्रेडिट पॉलिसी एक निकल चुकी है, और जिस तरीके से सरकार का जो ये नोट बैन था वो कहीं ना कहीं नॉट स्वैप हो गया है, और पैसे सारे डल चुके हैं बैंकिंग सिस्टम में। अब ये देखना कि कितना रिलीज करते हैं। कल जो सुनाई दिया था आरबीआई के पॉलिसी के बाद तो 4 लाख 4.5 लाख करोड़ आई है, तो धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है। बट अब इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो देखना जरूरी है। बट स्टिल आई विल बी वेरी कॉशियस इन द मार्केट्स, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ चलूंगा। और मैं आपको वापस से सुन रहा था, बहुत सही कहा आपने, कैश मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा से ढूंढते आया हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ ऐसे स्टॉक्स निकलते हैं रोज इनफैक्ट, और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि फंडामेंटली जो अच्छे बेट्स हैं उन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और जो टेक्निकली अच्छे लेवल्स पे आ जाए। तो अब जैन साहब मैंने आपका माइंड पूरा एकदम परफेक्ट पढ़ लिया है। जैसे जैसे नोट सिस्टम में जमा होंगे आपका मंदी का व्यू कम होगा, और जैसे जैसे नोट सिस्टम में रिलीज होंगे बैंक वापस देना चालू होगा, क्योंकि अभी 4 लाख करोड़ ही दिए, जैसे जैसे देंगे तैसे तैसे तेजी होती दिखेगी। 31 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे गेस्ट में खुश होंगे तो जैन साहब। हाँ जैन साहब, एक्चुअली यही है कि जब एटीएम की लाइन बंद हो जाएगी और जिसको जितने नोट चाहिए वो निकालने लगे। और ये बता दूं, हमारे कल जब पॉलिसी हुई थी तो पॉलिसी के बाद गवर्नर साहब डॉक्टर उर्जित पटेल जी ने सबसे पहले सवाल पूछने का जो नाम पुकारा था वो हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या थे। आवाज क्लियर नहीं है बॉस। और प्रदीप ने जो सवाल पूछा वो बड़ा कायदे का था, क्योंकि लोग क्या है ना, वहां जब पॉलिसी में जाते हैं बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या। प्रदीप ने बहुत सिंपल सवाल पूछा, तो ये लाइनें कब बंद होगी, कब हमको फ्रीली पैसा निकालने दोगे, मेरी मर्जी आए जितना निकालो। जो आम आदमी के, हमारे एक इन्वेस्टर हो चाहे आम नागरिक हो, उसके काम की बात ये कल हुई है। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हमें करनी है चर्चा, बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसडीएस निफ्टी देखिए बेहतरीन तेजी के साथ भारतीय बाजार आज खुलेंगे, ये संकेत दे रहे हैं। ग्लोबली मार्केट्स भी बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से नेगेटिव हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऊपर जिस तरह से नतीजे कमजोर आए और जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस बेचने की बात ये कर रहे थे वो डील
रद्द होती हुई दिख रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, बताने के लिए जुड़ चुके हैं CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ। हाय आशीष, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए, कोटक की एक रिपोर्ट आई है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे, जहां पे उनका कहना है जो ओवरसीज T&D डील टूटी है, उसके बाद शायद ऑटोमेशन कारोबार जो कंपनी बेच रही थी वो डील भी खटाई में जाने का एक डर लग रहा है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस का मानना है जब तक प्रेशर में रहेंगे, जब तक बिकेंगे नहीं, तब तक इंडियन ऑपरेशंस में भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपने नंबर्स की बात करी, इनका भी कहना है कि वो परफॉर्मेंस बेहद कमजोर थी और मार्जिन उम्मीद से कहीं कम देखने को मिले हैं। रिड्यूस की रेटिंग है स्टॉक पे, लेकिन टारगेट्स इन्होंने अभी मेंशन नहीं करे। इनका कहना है आज सुबह जो 11 बजे कॉन कॉल होगी उसको सुनने के बाद ये फाइनली टारगेट्स डिसाइड करेंगे। ओके, तो अभी भी इंतजार है मैनेजमेंट की कमेंट्री का। नतीजे के बाद नतीजे तो खराब है ही, लेकिन बाजार तो रुकेगा नहीं 11 बजे तक। उससे पहले रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा वो अगले साहब से पूछेंगे। उनका बड़ा फेवरेट स्टॉक है ये, नीचे की तरफ। ओके, तो उनसे पूछेंगे, लेकिन इससे पहले आशीष बाकी रिपोर्ट्स और कौन सी आई वो भी बता दीजिए। कल आपको याद होगा पावर सेक्टर फोकस में था। टाटा पावर खासतौर पर CERC के बाद जो फैसला आया था, JP मॉर्गन की टाटा पावर पे रिपोर्ट आई है। उनका कहना है जो कैलकुलेशन की तारीफ है, जो मेथोलॉजी है, वो अच्छी, एक बड़ा रिलीफ होगा इनके मुंद्रा UMPP के लिए। 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अरियर्स इस कंपनी को मिलेंगे, इसलिए इन्होंने टारगेट रखा है 90 रुपए प्रति शेयर का, यानी कि कल की क्लोजिंग से 20-21% का अपसाइड। लेकिन ध्यान रखें, उस वैल्यूएशंस में मुंद्रा UMPP सिर्फ 3 रुपए के आसपास की अकाउंटिंग होती है, तो ज्यादा उसका फायदा नहीं है, वैसे ही बुलिश स्टॉक पे शायद। टाटा स्टील की पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। उनका कहना है जो पेंशन फंड डीलिंकिंग हो रही है, यानी कि जो ब्रिटिश पेंशन स्कीम थी उसे हटाकर अब नई पेंशन स्कीम लाने की जो योजना है कर्मचारियों के लिए, उसके चलते थाइसन ग्रुप JV के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि 6 से 12 महीने लगेंगे उस JV को मटेरियलाइज होने में, लेकिन इनका आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 515 का लक्ष्य है, यानी कि कल की क्लोजिंग पर 25% का अपसाइड। एक मिड कैप पे भी रिपोर्ट आई है काजरिया सिरामिक्स पर HSBC की। उनका कहना है कि जो सरकार के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, लो गैस की कीमतें हैं, उसके चलते इस कंपनी को फायदा होगा। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी मार्केट शेयर भी गेन करती हुई नजर आएगी और ये स्टॉक 28% अपने पीक से करेक्ट हो चुका है। तो उनका मानना एक अट्रैक्टिव एंट्री लेवल है, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह। 615 का लक्ष्य, यानी कि कल की क्लोजिंग से 17% का अपसाइड। और फाइनली NBFCs पे क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक ही इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद उनकी टॉप पिक है LIC हाउसिंग पूरे NBFC स्पेस में। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक जो खुलते ही रहने वाला है वो होने वाला है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, और 55 रुपए का लेवल वागले साहब को दिख रहा था 4-5 दिन पहले, और देखिए शेयर उभर नहीं पाया। वागले साहब ये बताइए, आज तो खबर आ गई है, क्या वो लेवल्स इंटैक्ट हैं या कोई और लेवल आपको अब नीचे का आता हुआ दिख रहा है? नहीं, नीचे का भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं 55-56 की बात करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 69 के ऊपर मुझे नहीं लगता है, और जब तक वहां जाता नहीं है इसमें तेजी नहीं करनी चाहिए। अभी इसमें 56 आता है या शायद उससे भी नीचे आएगा वो पता नहीं, बट चांस मिलेगा या नहीं मुझे लगता है गैप से खुलेगा। अगर 4-5 रुपए गैप में एक चीज है, वो बात सही है कि खबर आ गई ये सब और अंदाजा था, लेकिन कई बार ये होता है कि खबर कैसी भी हो, लेकिन वो न्यूज के अगेंस्ट स्टॉक ट्रेड हो जाता है, राइट? जैसा सन टीवी में देखिए कैसे उल्टा हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन बनाई, पैसा तो बनेगा उनका, जाहिर सी बात है आपका सुन के, और ऑलरेडी प्रॉफिट में, उन्हें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 69 के ऊपर ट्रेड होता है तो कुछ ना कुछ गलत है। 69 के नीचे जब तक रहने की जरूरत नहीं। तब तक मतलब ये FNO में तो एक दिन का मामला था, उस दिन हो गया, 4-5 रुपए मिल गए, लेकिन अगर आपने डिलीवरी बेची है तो एनीवेयर बिटवीन 58 एंड 56 आपको एक बार कवर कर लेना चाहिए। ठीक बात है। 58-56 वो थोड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है, वहां पर आपको, अगर आपके शॉर्ट्स हैं तो भी कवर कर लें, और अगर शॉर्ट्स हैं तो स्टॉप लॉस 69 का रखें। ये ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली स्टॉक्स कभी भी किसी भी तरह का मुंह दे सकते हैं, तो सावधान रहने में हर्ज नहीं है। हमारे साथ वायदा कारोबार के एक्सपर्ट अल्टामाउंट कैपिटल के कृष्ण सुब्रमण्यम भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या दिशा है इनकी, और ट्रेड किस तरफ करें, तेजी या मंदी में?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक कल की जो भी हमने वॉलेटिलिटी देखे उसके चलते मेरा मानना है कि शायद कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल है। और आज खास करके जो देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी इंटरनेशनल माहौल काफी सपोर्टिव है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद आज का जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, वो काफी अहम रहेगा क्योंकि एक ब्रिंक पे है यहाँ पर बैंक निफ्टी का। अगर आप सपोर्ट के आसपास ही 18,200 के आसपास, मुझे लगता नहीं यहाँ से बहुत ज्यादा फिसलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक रेंज बाउंड रह सकता है। और आज जो भी हम पॉजिटिव इंडिकेशंस देख रहे हैं उसके चलते मेरा मानना है कि शायद 8,250 ये लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। और जब तक वो क्रॉस ना करे आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है, रेंज में रह सकता है। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि शायद एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी करके चले, जहां पर हमारा मानना है कि शायद 8,000 का जो पुट है उसको बिकवाली करके चले और 8,300 को कॉल बिकवाली करके चले। दोनों का प्रीमियम इन्फ्लो है 115 रुपए के आसपास है। टारगेट 175 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 140। और सिमिलरली बैंक निफ्टी पे जो आज एक्सपायरी हो रहा है अगले हफ्ते का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमारा स्ट्रैटेजी है। यहां पर भी एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बिकवाली का है, जहां पर हमारा मानना है कि 18,200 का पुट बिकवाली करके चले जो और 18,400 का कॉल बिकवाली करके चले। दोनों मिला के 400 के आसपास प्रीमियम है, तो एक 300 का एक टारगेट पकड़ रहे और 475 का स्टॉप लॉस। तो मेरा मानना है कि शायद इस रेंज में आई थिंक प्ले करे तो अच्छा है। कोई डायरेक्शनल ट्रेड एट द करंट जंक्चर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आइडिया तो क्रिस का सही है, पुट और कॉल बेचने का दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन दिक्कत एक ही है जो मुझे आज लगती है वो ये कि इनकी प्रीमियम आज काफी तेजी से घटेगी क्योंकि निकल गई ना पॉलिसी। तो अब देखना होगा कि प्रीमियम इतनी मिल पाती है नहीं मिल रही। लेकिन हाँ ये सही है कि रेंज बाउंड ट्रेड के लिहाज से क्रिस बहुत परफेक्ट बता रहे हैं एकदम। बिल्कुल। चलिए प्लीज लगे हाथ ये भी बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी या मंदी होती हुई दिख रही है? हेमंत जी, आई थिंक आज का दिन जो फेवरेबल रहेगा आई थिंक ओएमसीज के लिए अच्छा रहेगा। कल भी हमने अच्छी खासी बढ़त देखी, कल लास्ट में बीपीसीएल वगैरह में अच्छी बढ़त देखी, तो उसको चलते देखते हुए हमारा मानना है शायद एचपीसीएल जहां पर वापस एक रिकवरी मोड पे है, एक 470 का टारगेट पकड़ के खरीदारी कर सकते हैं और 440 का स्टॉप लॉस। और मेटल काउंटर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी एक ब्रेकआउट दिए कल, और यहां पर एक 57 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है और स्टॉप लॉस 50। और लास्ट में एक डीवी स्लैब एक डिफेंसिव काउंटर था, लेकिन कल आई थिंक डिलीवरी वॉल्यूम्स में अच्छी खासी देखने को मिली है। एक मोटा मोटी एक छोटा सा एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, तो आई थिंक एक डिफेंसिव काउंटर के लिहाज से आई थिंक एक बढ़त भी मिल सकती है आज के दिन पे। 1210 का एक टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है और 1130 का एक स्टॉप लॉस। और एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी है, ये बीपीसीएल में हम दे रहे हैं बुल स्प्रेड, जहां पर 630 का कॉल खरीदारी करके चल सकते, जो 20 रुपए के आसपास कल बंद हुआ था, और 660 का कॉल बिकवाली करके चले जो 8 के आसपास कल बंद हुआ था। तो दोनों का नेट कॉस्ट अगर आप देखें तो आई थिंक 12 के आसपास है, टारगेट 20 पकड़ के चल रहे हैं और स्टॉप लॉस 7। तो चारों तेजी के सौदे हैं और मेरा मानना है कि शायद आज का जो भी माहौल है इसमें एक अच्छी खासी मुनाफा आ सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर खरीदारी करने के लिहाज से आज वायदा कारोबार में। ये क्रिस सुब्रमण्यम की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सेल के तो देखिए आज नतीजे भी आने वाले हैं जो क्रिस ने बताया है। डीवीज लैब ये यहाँ पर पोजीशंस तेजी की बनी हुई है, क्रिस बता रहे हैं। अच्छा, खबर देखिए, इसके ऊपर एक राय संदीप आपसे लेना चाहता हूं। देखा जाए तो ये खबर लग रही है कि नेगेटिव है। यूएस एफडीए ने इंस्पेक्ट किया है विशाखापट्टनम में यूनिट 2 को, 5 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूटीन इंस्पेक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और दरअसल कंपनी आराम से इंस्पेक्शंस का जवाब दे लेगी और आगे चलकर क्लीन चिट मिल जाएगी। फार्मा शेयरों में डीवीज लैब फंडामेंटली आपको कैसा लगता है? एक बार कंपनी का नाम रिपीट कीजिएगा प्लीज। डीवीज लैब। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सन फार्मा का भी इशू आया, डीवीज लैब का भी अभी इशू आ रहा है और यूएस एफडीए सर्टेनली रेगुलेटर बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में जहां पे भी एक बार यूएस एफडीए के कोई भी प्रॉब्लम्स आने लगती है बहुत इजी नहीं होता निकलना, क्योंकि मुझे याद है ये इप्का लैब्स में रैनबैक्सी में हुआ था, फिर इप्का लैब्स में हुआ। आज कम से कम 2-2.5 साल से मैंने हालांकि काफी बार रेकमेंड किया स्टॉक को और 2-2.5 साल करीब होने को आए हैं और अभी तक प्रॉब्लम
सॉल्व नहीं हो पा रही है, उनके जो इंदौर वाले प्लांट में जो प्रॉब्लम आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब भी ये टाइप के इश्यूज आते हैं थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और बेटर स्टॉक्स है इस सेक्टर में, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज है या सिप्ला है, इन पे ध्यान दिया जा सकता है अभी। तो फिलहाल दूर रहें छोटे स्टॉक से जहां पर यूएसएफडी की तरफ से दिक्कत है। देखना होगा, आज इंटरेस्टिंग होगा डीवीज लैब का एक्शन देखना, क्योंकि एक्चुअली ये बात सही है हेमंत के यूएसएफडी के ऑब्जर्वेशन को आमतौर पर एक कोई भी दर्शक या कोई भी एनालिस्ट होगा तो वो ये पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन आना मतलब नेगेटिव है। ठीक बात है, लेकिन अंदर जाकर देखना जरूरी कि उस ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली है क्या। एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आगे चल के बैन हो सकता है, इंपोर्ट अलर्ट आ सकता है, और ये नहीं, ये तो रूटीन में क्या कहीं रूटीन वाले ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं आपके ऑफिस आया था, रिसेप्शनिस्ट नहीं थी, ठीक बात है, या सिक्योरिटी वाला नहीं खड़ा था, ये भी ऑब्जर्वेशन हो जाता है। ऐसे होते हैं, एक्चुअली होते हैं। तो वैसे ऑब्जर्वेशन ही मामूली से डेटा इंटीग्रिटी का इशू नहीं होना तो बाकी सब कुछ सही है। बस तो अगर आपने डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये कि जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में क्या होता है कि सपोज कुछ गड़बड़ है तो कंपनियां क्या करती है, उसको ठीक करके वापस से करती है और फिर वो वाला डेटा देती है जो गड़बड़ वाला डेटा नहीं बताती, यानी कि डेटा के साथ छेड़छाड़। ठीक बात है, वो अगर नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद फोकस करेंगे हम कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर आज हमारे एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी या बिकवाली की है, और साथ ही जिनमें खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है आज इस ब्रेक में। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप जैन साहब, कृष्ण सुब्रमण्यम और संदीप वागले साहब। सेक्टर जो आज एक्शन में रह सकता है वो है एक फर्टिलाइजर का, जिसका जिक्र हमने किया। अगर फर्टिलाइजर शेयरों में कोई चार्ट के लिहाज से बेहतरीन पिक चुननी हो तो बताइए वागले साहब, आपको कौन सा शेयर नजर आता है? अनिल जी, मैं एनएफएल के साथ जाना चाहूंगा। आरसीएफ और एनएफएल में फर्क चाहिए नहीं। एनएफएल ने कल ब्रेकआउट दिया, आरसीएफ ने थोड़ा सा एक साइडवेज मूव है कल की। कल वॉल्यूम भी एनएफएल में अच्छे थे, तो मुझे लगता है ये 37-38 की तरफ जाने वाला मूव है। करंटली 34.35 का बंद है, 33 का स्टॉप लॉस रखे, 37-38 का टारगेट हो सकता है कुछ दिनों में। ओके, तो एनएफएल में दिख सकती है जबरदस्त तेजी। आपको खबर फिर से बता दूं, सीसीए की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा है कि जो बकाया सब्सिडी दी जानी है वो पुराने दाम पर ही दी जाएगी, क्योंकि बीच में जून में दाम घटे थे फर्टिलाइजर के, तो फर्टिलाइजर कंपनी डर रही थी पता नहीं सब्सिडी कितनी मिल पाए। मतलब 20,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर विभाग ने सरकार से कहा है कि उनको सब्सिडी की जरूरत है, और अब माना यही जाएगा कि ये सारी फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलाकर इतना पैसा मिलता हुआ दिखे। अच्छी खबर फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए। लेकिन जैन साहब, आप भी शुरुआत में टिप्पणी कर रहे थे कि फर्टिलाइजर सेक्टर आपको भी पसंद है, सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। आपका टॉप पिक इस सेक्टर में आज के लिए कौन सा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वागले जी के साथ मैं इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे ऐसा लगता है एनएफएल सर्टेनली आज अच्छा पिक रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल क्लोजिंग आई है, आरसीएफ हो या एनएफएल हो, और आरसीएफ सर्टेनली 50 रुपए पे जाके बार बार अटकता है। ये टेक्निकल लेवल दिख रहा है मुझे 3-4 बार हो चुका है, और एनएफएल सर्टेनली आज आउटस्मार्ट करेगा, और चंबल फर्टिलाइजर्स ने बेहतरीन मूव्स दे चुके हैं। तो एनएफएल और आरसीएफ ये दो पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क आरसीएफ में काफी कम लगती है, 45-46 रुपए नीचे जाने को, और मैं इनफैक्ट काफी बार रेकमेंड कर चुका हूं, और काफी बार ये फ्लॉप रही है मेरी ये पिक। बट इस बार ऐसा लगता है कि अगर बजट में कुछ अच्छे मूव्स आते हैं, क्योंकि सर्टेनली इस बार सरकार कहीं ना कहीं बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का ये स्टेप था नोट बैन वाला, अब इसके बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेप्स लेके, फॉलोअप एक्शन बेहतर लेके सर्टेनली इकोनॉमी को खुश करना पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट को खुश करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस सेक्टर पे सर्टेनली बहुत ध्यान देगी, और जो आपने पॉजिटिव न्यूज की, दैट्स अ बिग पॉजिटिव न्यूज, और कहीं ना कहीं ये स्टैंड्स दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं वो चीज करनी है। तो मेरे हिसाब से एनएफएल और आरसीएफ ये दो पे ध्यान। अगर साहब को पसंद है, जैन साहब को पसंद है, और एक और बात बता दूं कि नीरज का पिंच हिटर स्टॉक भी एनएफएल ही है। बिल्कुल, तो आज ये तमाम शेयर रहेंगे भरपूर एक्शन में, ये राय है हमारे एक्सपर्ट्स की। कैबिनेट में एक और चीज हुई है कल, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम्स, उसको खरीदना है करीब 1000 करोड़ रुपए की। ये इलेक्शन कमीशन ने एक अपने दरख्वास्त दी थी, और उसके ऊपर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो बीएल एक ऐसी कंपनी है जो ये मशीन्स बनाने का कामकाज करती है। वागले साहब, ये बताइए चार्ट कैसे लगते हैं आपको बीएल के, क्या यहाँ पर आज तेजी हो सकती है? हेमंत, मेरे को इसके वीकली चार्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। 1450 से लेकर 1750, 1800
तक जाने वाले, मतलब कई हफ्तों में। तो आज मैंने कल इनफैक्ट मेरा बाय था तो कॉल तो ऑब्वियसली ऑन है। आज बिल्कुल अपने आपने बोला तो तेजी हो सकती है शायद लेकिन यस, मैं इसमें ज्यादा वीकली मतलब 1-2 महीने के व्यू से मतलब यहाँ से बजट तक अच्छी रैली बन सकती है। हाँ, मुझे लगता है एक 20% की अपसाइड हो सकती है। 20% तक की अपसाइड बीएल में। ये तो सीजनल शेयर होते ही हैं बजट के दिनों में, लेकिन अब डिफेंस वाले शेयर सरकारी कंपनी ये सिर्फ सीजनल रही नहीं, सीजनल से ज्यादा हो गई। यानी कि लोग वाकई में इनको इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखते हैं, समझते हैं। ये एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। और देखिए पिछले कुछ दिनों में आपने पैसा बनाया हो न बनाया हो, बड़े एक्सपर्ट्स ने बनाया न बनाया, सरकार ने तो बनाया है। सरकार की सारी कंपनियों के शेयर भाग रहे हैं और सरकार की वैल्यू, वेल्थ, एनएवी जो कहते हैं वो बढ़ रही है। अच्छा, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से 15 अगस्त को भाषण दिया था तो उन्होंने क्या कहा था, सरकारी कंपनियों की सेहत सुधारने में वो लगे हुए हैं। और आप देखिए सरकारी कंपनियों ने पिछले 6 महीनों में क्या रिटर्न्स दिए हैं। कुछ देर पहले जैन साहब भी कह रहे थे और आज भी नतीजे आने वाले हैं। एमएमटीसी जो आपने कल बताया था शेयर जो 8-10% भागा था, और सेल इसके नतीजे भी आज आने वाले हैं। 13 तारीख को हिंदुस्तान कॉपर, 14 तारीख को नाल्को। एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि सरकारी कंपनियां अच्छे नंबर से डिलीवर करेंगी। जो हम कहते हैं ना हेमंत कि प्रोमोटर्स पर भरोसा कीजिए, तो सरकारी कंपनी के प्रोमोटर भी सरकार है। तो जब मोदी जी कहते हैं कि उनका पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, हालत सुधारेंगे, तो वो दिखता है। हाँ, ये जो एमएमटीसी की बात आप करते देखिए 10.5% ऊपर जाकर कल टिका है। नाल्को 52 वीक हाई, 49 से बहुत ही बढ़िया। लाल को भी अच्छा एक्शन। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर हमारी चर्चा आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज दमदार एक्शन देखने को मिलेगा और भारतीय बाजार भी देखिए आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाने की तैयारी में है। फर्टिलाइजर सेक्टर की हमने बात करी जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीस पर रखिएगा नजर। डीवीज लैब की हमने बात करी, लेकिन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, वागले साहब इसका चार्ट देखा है क्या आपने? 13 तारीख को बायबैक के ऊपर बोर्ड की बैठक होने वाली है। चार्ट में कुछ लगता है तेजी करके पैसा बनेगा आज? हेमंत, फिलहाल चार्ट में कुछ नजर नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा साइडवेज है, तो जब तक वो एम लेवल्स टूटे नहीं है मैं अवॉइड ही करूंगा। फिलहाल चार्ट पर कुछ खास है नहीं गुजरात अंबुजा में, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है वो है टाटा स्टील। देखिए एक तो दुनिया भर के बाजारों में तेजी हो रही, तो मेटल्स वैसे भी मजबूत दिख रहा है। और क्रिस, आपसे राय लेना चाहता हूं टाटा स्टील पर, क्योंकि सेल आपने पसंद किया है। एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी है, 515 का लक्ष्य, तो क्या टाटा स्टील में भी एक खरीदारी का मौका बनता है? जी, मेटल्स की जो चाल है आई थिंक डेफिनेटली जो भी लास्ट दो महीने में जो मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस है उसकी तुलना में देखें तो एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रही है। और हिंडाल्को पकड़ी है, हिंदुस्तान जिंक पकड़ी है, टाटा स्टील पकड़ी है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस सब पे परफॉर्मेंस रहे। और ये भी आई थिंक लगभग एक 52 वीक के आसपास है। दैट इन सेल्फ इंडिकेट्स की काफी स्ट्रेंथ है। तो मेरा मानना है कि कल के क्लोजिंग में थोड़ी बहुत यहाँ पर वीकनेस देखे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक मौका है लेने का। और नियर टर्म टारगेट अगर देखें तो आई थिंक 440-425 के आसपास थोड़ी बहुत यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ये क्लियर कर जाने की संभावना ज्यादा है। और आई थिंक 440 का टारगेट डेफिनेटली आने की पूरी संभावना इन द वेरी नियर शॉर्ट टर्म। चलिए तो टाटा स्टील पर रखिएगा नजर, और नजर रखिए पोलारिस पर भी। यहाँ प्रमोटर्स जो हैं वो करीब 1.88% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचना चाहते हैं। आज ये ओएफएस जो है वो नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए खुलेगा और कल रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए खुलेगा। 130 रुपए, ये फ्लोर प्राइस काफी नीचे का इन्होंने दिया है, करीब 19% डिस्काउंट का फ्लोर प्राइस इन्होंने बताया है। 162 का देखिए क्लोज है, तो देखना होगा आज ये स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। ओएफएस के खुलने के साथ साथ ट्रैक किया है क्या जैन साहब आपने? हेमंत जी, एक बार स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ी सी आवाज की। ये दूसरे जैन साहब का स्टॉक है, अरुण जैन साहब का स्टॉक है, पोलारिस। और पोलारिस का ऑफर फॉर सेल आज खुलने की तैयारी है। 19% नीचे का फ्लोर प्राइस दिया है। लगता है संदीप जी से हमारा संपर्क आज सुबह से कुछ न कुछ थोड़ा दिक्कत आ रही है जयपुर वाली लाइन में। अच्छा, सर्दी हो गई है देखिए लाइन जाम है। अच्छा, तो इसलिए वागले साहब को स्टूडियो में बिठाना जरूरी है। हमारे संकट मोचन तो यही है, जब कहीं कोई दूसरा गेस्ट अटक जाए। वागले साहब बताइए।
150 ऑन द डाउन साइड, 165, 168 ऑन द अपसाइड, ये एक सीमित ऊपर दायरा है। छोड़ दो सर, नीचे का बताओ आप तो। मुझे नहीं 150 भी ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। अच्छा तो हाँ, ये बात सही भी। देखो वागिल साहब कह रहे थे जरूरी नहीं कि फ्लोर प्राइस जो दिया वहीं पे खुल जाए। फ्लोर प्राइस तो पता नहीं किस हिसाब से कैलकुलेट करके क्यों ये इतनी नीचे की दी। 19% की जनरली नीचे की भी डिटरमाइंड होती है फ्लोर प्राइस। एक में अच्छा ज्यादा है पिछले कुछ दिनों में तो हो सकता है। ये जरा दिखाइए थोड़ा लंबा चार्ट, 6 महीने का, 3 महीने का, तो आइडिया लगेगा। क्योंकि जनरली 6 महीने का कुछ एवरेज लेकर वो जो फ्लोर प्राइस निकाली जाती है, नहीं 6 महीने में नीचे है तो 16% पता नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज पोलराइज में क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के एक और दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट रजत के boss.com के रजत बॉस। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मूड कैसा है आपका, तेजी का या मंदी का? क्या करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं ऊपर की तरफ में अगर सस्टेन नहीं हो पाता है तो सेल करूंगा, क्योंकि इतना गैप से खुलने से फिर लेने की थोड़ा चिंता बन जाता है, क्योंकि ऊपर में सस्टेन होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर सस्टेन होके 8190 पार कर लेता है तो फिर लॉन्ग करूंगा, उसके पहले लॉन्ग करने की मेरा इरादा नहीं है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है उसमें मैं ये कहूंगा कि 18,500 के ऊपर में सस्टेन करे तो लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में 18,885 से 19,000 जो स्तर है वहां तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर चलने से फिर आगे देखेंगे। तो इसी हिसाब से ट्रेड करना चाहता हूं मैं। अभी भी मेरा जो पुरानी व्यू था कि दिसंबर के महीना में 8,000 के नीचे निफ्टी देखेंगे, वो व्यू में फिर भी आई एम स्टिल होल्डिंग दैट सेम ओपिनियन। सो ऊपर की तरफ में मेरा बेचने का ही राय है। ओके, ये है राय आपके लिए रजत की निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में जब इफ और बट लग रहे हों और सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हो कि लेवल देखेंगे तो फिर मौके तो बनते हैं ट्रेडिंग के सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में। तो कौन से स्टॉक्स है रजत को पसंद आज ट्रेडिंग के लिए? आज से वो बताएंगे आपको अब से कुछ ही देर में, क्योंकि पूरा एक्शन शुरू होने वाला है बाजार का। और SGX निफ्टी जब दमदार शुरुआत दिखाता है 58 पॉइंट ऊपर की करेंसी मार्केट में कल हुई हो मजबूती और डॉलर इंडेक्स फिर से कमजोर और ग्लोबल मार्केट्स में धुआंधार तेजी, तो फिर भारतीय बाजार कितनी मजबूती के साथ खुलेंगे आज करेंसी में और हमारे प्री ओपनिंग सेशन में, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। और साथ ही लेकर आएंगे आपके लिए आज स्टॉक 2020 का अपडेट और क्या 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज है। और वही स्टॉक आज सुबह सुबह एक्शन में रहेंगे 9:15 के बाद। लेकिन उसके अलावा भी एक्शन बहुत कुछ होने वाला है कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी और FNO में भी। तो 9:15 के बाद आपके लिए भरपूर ट्रेडिंग के मौके। पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।